नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर सोशलॉजी मार्क टेस्ट 47 लेकर आया हूं, जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एजिल मॉडल का विकास निम्न में से किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है टालकाट पार्सन्स, तीसरा है नाडेल और चौथा है मैलिनोस्की। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एजिल मॉडल का विकास किया है। इनकी प्रमुख अवधारणाएं निम्नवत है। पहला है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, दूसरा है प्रकारवाद, अगला है रुग्ण भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल्स एवं एजिल मॉडल का इन्होंने विकास किया है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इनकी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम जो है कि 1951 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त नाडेल ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका महत्वपूर्ण पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि ब्राउन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इसके अतिरिक्त मैलिनोस्की की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। जो 1926 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, सामाजिक आंदोलन के 4 स्वरूपों रूपांतरकारी आंदोलन, सुधारात्मक आंदोलन, मुक्ति आंदोलन एवं वैयक्तिक आंदोलन की किसने चर्चा किया है? तो पहला है एंथोनी गिडिंग, दूसरा है किंग्सले डेविस, तीसरा है डेविस आवर्ली और चौथा है जॉर्ज रिटजर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, डेविड आवर्ली। डेविड आवर्ली ने ही सामाजिक आंदोलन के इन 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जबकि एंथोनी गिडिंग्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जो समाजशास्त्र में कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इनकी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है इमाइल दुर्खी, जो 1978 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जब किंग्सले डेविस की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें इन्होंने किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन के प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है, जबकि जॉर्ज रिटजर ने सांस्कृतिक बहुलवाद का सिद्धांत दिया है। सांस्कृतिक बहुलवाद का सिद्धांत दिया है। इसके अतिरिक्त अति बुद्धि संगतता, मैकडोनाल्डाइजेशन एवं अमेरिकीकरण की आदि की अवधारणा इन्होंने दिया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, अपोलोनियन एवं डायोनिसियन व्यक्तित्व का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? तो पहला ऑप्शन है क्रोवर, दूसरा है रुथ बेंडिक्स,
तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा है राल्फ लिंटन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, रुथ बेनेडिक्ट। रुथ बेनेडिक्ट ने अपोलोनियन एवं डायोनिसियन व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है पैटर्न ऑफ कल्चर जो 1934 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक में इन दोनों व्यक्तित्वों का इन्होंने उल्लेख किया है। जबकि क्रोवर की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है नेचर ऑफ कल्चर, जो 1952 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में आप उपरोक्त पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यह जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। जबकि राल्फ लिंटन की महत्वपूर्ण रचना है द स्टडी ऑफ मैन यह 1936 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द ट्री ऑफ कल्चर, जो 1955 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, निम्नांकित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? जहां पर भी निगेटिव चीजें आ जाए उन्हें आप अंडरलाइन करके ही आगे ऑप्शन पर विचार करें, जिससे कि गलती होने की संभावना नगण्य हो जाती है। यह आप पहला ऑप्शन है अपराध में वृद्धि, दूसरा है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, तीसरा है पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन और चौथा है शिक्षा का विकास। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव जो है कि शिक्षा के विकास पर नहीं पड़ता है। जबकि ए, बी और सी जो ऑप्शन है उसका जो है कि मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव इन तीनों पर पड़ता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। तो पहला ऑप्शन है एक समुदाय, दूसरा है हिंदुओं का एक संचयन, तीसरा है एक निर्याती समूह और चौथा है एक बंद परिस्थिति समूह। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, एक बंद परिस्थिति समूह। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है। इसमें इन्होंने दिया है सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, इसके अतिरिक्त वर्स्टेहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाएं इन्होंने दिया है। जबकि इनकी जो मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यह पुस्तक जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह 1905 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द रिलीजन ऑफ चाइना। द रिलीजन ऑफ चाइना जो है कि 1916 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। द रिलीजन ऑफ इंडिया जो है ये भी 1916-17 में यह प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह जो है 1921 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी अदर पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जो 1922 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां, आज के भारतीय समाज पर पश्चिमी रहन सहन, खान पान एवं जीवन पद्धति का ऐसा जहर चढ़ गया है कि वह परंपराओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखता एवं प्रत्येक विदेशी वस्तु को स्वीकार कर लेता है। इस प्रवृत्ति को किसने पश्चिम का विशैलाकरण कहा है? तो पहला ऑप्शन है जेमेसन, दूसरा है उल्रिच बेक, तीसरा है दीपांकर गुप्ता और चौथा है योगेंद्र सिंह। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता ने ही पश्चिमी के विशैलाकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मिस्टेकन मॉडर्निटी, जो
2000 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि उल्रिच बेक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रिक सोसाइटी। यह पुस्तक जो है 1992 में प्रकाशित हुई है, जो कई बार ये भी पुस्तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि योगेंद्र सिंह की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो 1972 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन 7वां, किसने कहा कि भारतीय वैचारिकी दुनिया की वैचारिकी से जुदा है? तो पहला ऑप्शन है हार्डीमैन, दूसरा है लुईस ड्यूमा, तीसरा है योगेंद्र सिंह और चौथा है दीपांकर गुप्ता। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, लुईस ड्यूमा। लुईस ड्यूमा ने कहा था कि भारतीय वैचारिकी दुनिया की वैचारिकी से क्या है, जुदा है। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह है होमो हायरार्कस। जो 1970 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि हार्डीमैन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फीडिंग द बनिया। जो 1996 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि योगेंद्र सिंह की उपरोक्त आप पुस्तक पढ़ चुके हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो 1972 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि दीपांकर गुप्ता के बारे में भी ऊपर पढ़ा है कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी, जो 2000 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं अगला सवाल 8वां, किसने उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है? तो पहला ऑप्शन है डार्विन ने, दूसरा का है हर्बर्ट स्पेंसर ने, तीसरा है मॉर्गन ने और चौथा है ब्राउन ने। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, डार्विन। डार्विन ने ही उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में डार्विन ने सर्वप्रथम उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इस उद्विकास की अवधारणा से प्रभावित होकर के हर्बर्ट स्पेंसर ने एक पुस्तक लिखा है, जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से प्रकाशित हुआ। यह 1862 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी में इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल में ही सामाजिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जबकि मॉर्गन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द एंशिएंट सोसाइटी। यह पुस्तक जो है 1877 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि ब्राउन के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल 9वां, किसने सामाजिक जगत को समझने की क्रिया को ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ड कहा है? तो पहला ऑप्शन है एडमंड हुसल, दूसरा है अल्फ्रेड शुर्ज, तीसरा है बोडिलार्ड और चौथा है बोमैन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, एडमंड हुसल। एडमंड हुसल ने सामाजिक जगत को समझने की क्रिया को ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ड कहा है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। जो 1913 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। एडमंड हुसल को घटना क्रिया विज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है।
जबकि अल्फ्रेड शुज को घटना क्रिया विज्ञान का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है शुज की, वह है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जबकि बॉडिलार्ड की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है सिमुलेशंस, सिलेक्टेड राइटिंग, इसके अतिरिक्त कंज्यूमर सोसाइटी जो 1970 में प्रकाशित हुई है, यह बॉडिलार्ड की जो महत्वपूर्ण रचना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 10वां। संस्कृति को पर्यावरण के मानव निर्मित भाग के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो पहला ऑप्शन है बीर स्ट्रीट ने, दूसरा क्रोवर ने, तीसरा राल्फ लिंटन ने और चौथा हर्स्कोविट्ज ने। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है मैन एंड हिज वर्क्स, जो 1948 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि बीर स्ट्रीट की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है द सोशल ऑर्डर। जबकि क्रोवर की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर, जो 1944 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण दूसरी रचना है वह है नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, जो 1952 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 11वां। किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अगस्त काम्टे, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है मैक्स वेबर, चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह जो पुस्तक है वह 1893 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वह है द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, जो 1895 में प्रकाशित हुई। जबकि इनकी जो तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है दी सुसाइड, जो 1897 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है, अहमवादी, परार्थवादी, एनोमी एवं भाग्यवादी आत्महत्या का उल्लेख किया है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामूहिक चेतना की अवधारणा, श्रम विभाजन की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, यांत्रिक एकता एवं सामूहिक एकता, टोटमवाद, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। जबकि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं वह है त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का वर्गीकरण, प्रत्यक्षवाद, सामाजिक स्थिति एवं गतिकी का उल्लेख इन्होंने किया है। जबकि मैक्स वेबर के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल में इन्होंने दिया है, जो 1862 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन, 12वां। निम्नांकित में से किसने अस्थिरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत को संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है
कोलिंस, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है डेविस एम मूर और चौथा है पार्सन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, डेविस एम मूर। डेविस एम मूर ने जो महत्वपूर्ण रचना है वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है। इन्होंने इसी पुस्तक में सामाजिक अध्ययन के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जबकि कोलिंस की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी। जो 1975 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि पार्सन्स के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं और मैक्स वेबर के बारे में भी उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। इन्होंने मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वेस्टहेन की अवधारणा, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं को इन्होंने प्रतिपादित किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 13, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है यह विश्वास की अपनी संस्कृति अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ है। जबकि दूसरा ऑप्शन है हमारे मानने हेतु कोई सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमान नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हरेक की सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टि अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही तय होती है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वह हर्स्कोविट्ज ने दिया है। विट्स ने दिया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14वां, स्टडीज ऑफ इथनोमेथोडोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड शुल्ज, दूसरा है हुसर्ल, तीसरा है हेराल्ड गारफिंकल्स और चौथा है गाफमैन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, हेराल्ड गारफिंकल्स। हेराल्ड गारफिंकल्स की जो रचना है स्टडीज ऑफ इथनोमेथोडोलॉजी। इसके अतिरिक्त इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। जब कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि अल्फ्रेड शुल्ज को घटना क्रिया विज्ञान का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हुसर्ल को घटना क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है। जब गाफमैन की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो 1959 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण दूसरी रचना है वह है एसिलम, जो 1961 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण दूसरी रचना है वह है इनकाउंटर, जो है ये भी 1961 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 15वां सवाल, निम्न पुस्तकों में से किसमें मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा का विवरण किया है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरा है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, तीसरा है रिलीजन ऑफ इंडिया और चौथा है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है दी, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी में इन्होंने सामाजिक क्रिया का विवरण दिया है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। 16वां, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है पार्सन्स और चौथा है हीगल। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है। मैक्स वेबर के बारे में आपने पूर्व में पढ़ चुके हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वर्स्टेहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, अस्थिकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाएं इन्होंने दिया है। जबकि कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी। इसके अतिरिक्त इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव एवं प्रेक्सिस की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मार्क्स की वह है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी जो मार्क्स की जो पुस्तक है यह 1845 में प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इनकी महत्वपूर्ण जो अगली रचना है वह है द प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी। यह जो प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है 1847 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कि 1848 में यह प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि पार्सन्स के बारे में ऊपर उपरोक्त आप पढ़ चुके हो। जबकि हीगल की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो 1807 में प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जहां पर निगेटिव चीजें आ जाए उसे अंडरलाइन कर लें। तो पहला ऑप्शन है कूले, जिसे प्राथमिक समूह, बी में है पार्सन्स प्रत्यक्षवाद, सी में है मर्टन संदर्भ समूह और डी में है समनर अंत एवं बाह्य समूह। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है कि पार्सन्स ने न दे करके बल्कि किसने दिया है, काम्टे ने दिया है। जबकि पार्सन्स की जो अवधारणाएं हैं वह है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, रुग्ण भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल की अवधारणा जो है कि पार्सन्स ने दिया है। जबकि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा काम्टे ने दिया है। काम्टे की जो अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का वर्गीकरण, सामाजिक स्थिति एवं गतिकी, जो काम्टे ने दिया है। जबकि कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। यह इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है द ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। यह जो पुस्तक है 1902 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में ही कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जबकि संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन हाइमन ने किया है। हाइमन ने किया तो किस पुस्तक में किया है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस जो 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में हाइमन ने संदर्भ समूह की सर्वप्रथम अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जबकि संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या जो है किसने किया है? मर्टन ने विस्तृत रूप से व्याख्या किया है। जबकि मर्टन की जो अन्य अवधारणाएं हैं वह मध्य अभिसीमा सिद्धांत, प्रकार्यवाद, प्रकार्य अकार्य, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य, भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा जो है मर्टन ने दिया है। जबकि समनर ने अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है फोकवेज। फोकवेज जो 1906 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। फोकवेज को समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक भी कहा जाता है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। 18, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 164, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 338, तीसरा है अनुच्छेद 341 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 342। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया है। इसका जो सही आंसर है वह है बी 338। 338 के तहत राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। जबकि 164 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अलग से क्या किया जाता है? मंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो किसके परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? अनुसूचित जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में अलग से मंत्री का प्रावधान जो है अनुच्छेद 164 में है। जबकि अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लेकर के अनुसूचित जातियों की घोषणा करने का अधिकार है। अनुसूचित जातियों की घोषणा करने का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 341। तो किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। वह उस राज्य के राज्यपालों से परामर्श लेकर के अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार दिया गया है। जबकि 342 के तहत राज्यों के राज्यपालों को जनजातियों के संबंध में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। तो यानी अनुच्छेद 342 के तहत राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 19, निम्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने यह तथ्य प्रक्षेपित किया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? तो पहला ऑप्शन है स्पेंगलर, दूसरा है टाइनबी, तीसरा है पेरेटो और चौथा है सोरोकिन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी टाइनबी। टाइनबी ने ही कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसमें 21 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन करने के बाद में चुनौती एवं प्रत्युत्तर की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि स्पेंगलर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यह पुस्तक जो है कि 1918 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें 8 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन करके सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जबकि सोरोकिन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो 1925 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सोशल मोबिलिटी, जो 1927 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो अदर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो 1937 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का इन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसमें 3 प्रकार की संस्कृतियों का इन्होंने उल्लेख किया है। वह है चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति। यह तीनों प्रकारों को कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि पेरेटो ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें इन्होंने
अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं, अवशेषों की अवधारणा, विशिष्ट चालक की अवधारणा, भ्रांत तर्क की अवधारणा, अभिजन का संचार, फांसीवाद का भविष्यवक्ता पैरेटो को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गा समाज का कार्ल मार्क्स भी पैरेटो को कहा जाता है एवं पैरेटो को गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक भी कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणाएं पैरेटो की है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 20वां, निम्न कथनों में से कौन संस्कृति के अर्थ का बोध कराता है? तो पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम का प्रभाव, दूसरा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का प्रभाव, तीसरा है भौतिक एवं अभौतिक कृतियों की समग्रता और चौथा है समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, भौतिक एवं अभौतिक कृतियों की समग्रता को ही संस्कृति कहा जाता है। अब मित्रों उन सवालों का आप जवाब देना है जो अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो इसी में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वह कौन सा सवाल है। तो यह प्रश्न है मिस्टेकन मॉडर्निटी जो 2000 में प्रकाशित हुई, यह पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक को कमेंट करके आप हमें बताएं और यह भी कमेंट करें कि इस मार्क टेस्ट को और अच्छा से बनाने के लिए और इसमें क्या संशोधन किया जाना चाहिए। तो मित्रों अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजें अगर आपको प्रभावित करती है, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं मित्रों के साथ शेयर करें जिससे कि और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट लेकर आ सकूं। धन्यवाद।